अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेल एमडीकेट लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो इसके अंदर हम किधर से स्टार्ट करेंगे? थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, अब ये थायराइड ग्लैंड मौजूद किधर होता है? याद रख लेना है आपने, बेस ऑफ दी नेक और फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, ये ट्रेकिया क्या होता है? ये विंड पाइप होता है जिसके अंदर ग्लोबुलर सेल और सिलिया मौजूद होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर सेल क्या होते हैं? जो म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे विंड पाइप के अंदर आ जाए तो म्यूकस से वो क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं और सिलिया अपवर्ड मूवमेंट करके उन बैक्टीरिया वायरसेस को बॉडी से आउट कर देता है, या ट्रेकिया से क्या कर देता है? आउट कर देता है। ठीक है, तो और थायराइड ग्लैंड की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बटरफ्लाई लाइक। ये बात आपने याद रखनी है। अभी लाजमी बात है कि थायराइड ग्लैंड है तो ये क्या करेगा? केमिकल रिलीज करेगा, और केमिकल्स क्या है हमारे पास? हार्मोन्स हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं। भाई ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है? याद रख लें, एक होता है थायरोक्सिन और दूसरा कौन सा रिलीज करता है? याद रख लें आप, कैल्सिटोनिन। ठीक है, मैं आपको कैल्सिटोनिन का फंक्शन बता दूं। भाई देखो, जब कभी भी ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो जाए? बढ़ जाए। कैल्शियम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तब कैल्सिटोनिन अपना वर्क करता है, इस कैल्शियम को मेंटेन करता है, कैल्शियम को कम करता है। कैसे करता है? ये बोन के ऊपर डिपोजिशन करता है कैल्शियम की। भाई ये हमारी क्या है? अगर मैं बनाऊं, ये हमारे पास क्या है मौजूद? बोन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो इंक्रीज कैल्शियम हो चुका है बॉडी के अंदर, इस कैल्शियम को हमारी बोन के ऊपर क्या करना शुरू कर देगा? अटैच करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो कैल्शियम बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, वो कैल्शियम क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये कैल्सिटोनिन का काम है। अब आ जाते हैं थायरोक्सिन के ऊपर। भाई थायरोक्सिन के अंदर हमारे पास दो तरह के हार्मोन होते हैं। एक हमारे पास होता है T3 और दूसरा कौन सा होता है? T4। T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ट्राई आयोडो थायरोनिन। और इसे हम क्या बोलते हैं? टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है, T3 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 आयोडीन होते हैं। और टेट्रा आयोडो, टेट्रा क्यों कह रहे हैं इसको हम? क्योंकि इसके अंदर कितने आयोडीन होते हैं? 4 आयोडीन होते हैं। अब ये T3 और T4 किसके अंदर वर्क करते हैं? याद रख लो, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, दूसरा किसके अंदर काम करते हैं? मेंटली डेवलपमेंट। इंसान के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ये क्या आते हैं? काम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि देखें इधर। भाई हमारे पास ये जो मेटाबॉलिज्म है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कुछ चीजें। मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो किस्म का होता है, एक केटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। भाई मेटाबॉलिज्म कितने किस्म का होता है? दो तरह का, एक केटाबॉलिज्म, दूसरा हमारे पास क्या होता है? एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में चीजें क्या होती हैं? ब्रेक होती हैं। एनाबॉलिज्म में चीजें क्या होती हैं? मेड होती हैं, बनती हैं। इसकी एग्जांपल, भाई इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, इसकी एग्जांपल क्या होती है हमारे पास? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है? ब्रेक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी, ये क्या होता है? तवानाई का सिक्का, एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल। फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हासिल करता है, वाटर जड़ों से हासिल करता है, रूट से, और लाइट कहां से हासिल करता है? सूरज से, और बनाता क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होती है। ये सिर्फ एक मिसाल थी। केटाबॉलिज्म में चीजें टूटेंगी रेस्पिरेशन के तहत, एनाबॉलिज्म में चीजें बनेंगी, जैसे माइक्रो मोलिक्यूल से मैक्रो मोलिक्यूल। भाई चीजें बनती है ना, अमाइनो एसिड मिलकर क्या बना रहे होते हैं?
प्रोटीन। तो इस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है? हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्या होता है कि हम बुक के अंदर आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर थायरोक्सिन बढ़ जाए तब क्या हो सकता है, अगर थायरोक्सिन कम हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा कुछ। भाई हमारे पास अगर ये थायरोक्सिन क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए अगर थायरोक्सिन कम हो जाए, और किसके अंदर कम हो जाए? भाई बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर। और अगर ये कम हो जाए किसके अंदर? एल्डर के अंदर, एक बड़े इंसान के अंदर, तो क्या होगा? अच्छा, ये कम होने वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म। हाइपो मीन्स क्या होता है? लो, और थायरोडिज्म मीन्स थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाना, कम हो जाना, या थायरोक्सिन का क्या हो जाना, कम हो जाना। अब चाइल्ड के अंदर जब ये कम हो जाता है तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? क्रेटेनिज्म। क्या कहते हैं इसे हम? क्रेटेनिज्म। और एल्डर के अंदर अगर ये कम हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? मेक्सिडीमा। इस डिजीज का नाम आपने याद रखना, ये आपसे एंट्री टेस्ट में पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर बच्चे के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा तो उसे डिजीज कौन सी हो जाती है? क्रेटेनिज्म। इसके अंदर क्या होगा भाई? सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि थायरोक्सिन करता क्या था। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म करता था। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में चीजें टूटती हैं और बनती हैं। ठीक है, अगर इंसान के अंदर ये रेस्पिरेशन का अमल ही ना हो, एटीपी ही ना बने, ये चीजें बने ही ना, कार्बोहाइड्रेट बने ही ना, ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनाए ही ना, तो इंसान की क्या ग्रोथ हो सकेगी? नहीं हो सकेगी ना। तो उसके अंदर चीजें बनेंगी नहीं तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी? रिटार्ड होगी। वो क्या हो जाएगा? डुआर्फ हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा? डुआर्फ हो जाएगा। इस बात को आपने क्या करना है? जहन नशीन रखना है। और दूसरा, ये किसके अंदर काम आता था? मेंटली डेवलपमेंट के अंदर। अगर बच्चे के अंदर ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो उसकी ब्रेन की क्या डेवलपमेंट सही तरह होगी? नहीं। तो वो क्या होगा? मेंटली रिटार्ड, उसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं होगा। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। और बच्चों के अंदर जब क्रेटेनिज्म होती है तो उनके कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं, उनके चेहरे क्या होते हैं? उतरे उतरे से होते हैं। ठीक है, खींचे खींचे से होते हैं। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। कोर्स फेशियल फीचर्स, ये बात आपने याद रखनी है। बच्चों के अंदर कोर्स फेशियल फीचर्स, एक तो उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, दूसरा मेंटली रिटार्ड होंगे, और तीसरा उनके अंदर कोर्स फेशियल फीचर्स होंगे। अब एल्डर की बात आती है, भाई इसके अंदर क्या होगा? याद रख लें, इसके अंदर भी वो इंसान क्या होगा कि जब थायरोक्सिन कम हो जाता है तो वो भी मेंटली रिटार्ड होता है, वो डिप्रेस्ड रहता है। वो क्या रहता है? डिप्रेस्ड। अच्छा, अब जब क्या होगी इसकी? मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, चीजें टूटेंगी नहीं, बनेंगी नहीं, रिएक्शन नहीं होगा, तो उस इंसान के अंदर हीट ही नहीं बनती। क्या नहीं बनती? हीट नहीं बनती। तो वो इंसान जब कोल्ड होती है, थोड़ी सी ठंड होती है, तो उससे बर्दाश्त नहीं होती। कोल्ड इंटॉलरेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? कोल्ड इंटॉलरेंट। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अगर थोड़ा सा एसी तेज होगा तो वो वहां से भागने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है? जहन के अंदर रखनी है। अच्छा, और उसके अंदर ये ग्लैंड्स होते हैं ना, स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी काम के नहीं रहते। स्किन के अंदर ग्लैंड्स भी काम के नहीं रहते, जिनकी वजह से उनके हेयर लॉस होता है। हेयर फॉलिकल वगैरह भी उनके सही तरह से वर्क नहीं कर रहे होते, हेयर लॉसेस वगैरह होता है इसके अंदर। अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है? याद रखने कि इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है। क्या होती है? मरीज को क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन होती है। और इसके अंदर याद रखने उसका ब्लड प्रेशर क्या रहता है? लो रहता है। ब्लड प्रेशर लो रहता है। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। तो ये हाइपोथायरोडिज्म हमने देख ली चाइल्ड के अंदर और एल्डर के अंदर। इसके बाद अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाए, थायरोक्सिन हार्मोन अगर क्या हो जाए किसी के अंदर? इंक्रीज हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर हाइपरथायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अंदर मरीज के साथ क्या होता है? भाई देखो, इधर क्या रहता था? उसे कॉन्स्टिपेशन रहती थी, और ब्लड प्रेशर क्या रहता था? लो रहता था एल्डर के अंदर, जब उसे हाइपोथायरोडिज्म होती थी। ये एल्डर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर उसे क्या होगा? डायरिया होगा। ठीक है, लूज मोशन वगैरह, डायरिया होगा, और उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होगा? हाई रहेगा। ब्लड प्रेशर उसका क्या रहेगा? हाई रहेगा। और आप मुझे बताओ कि ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करवा रहा होता था? मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म क्या होगी? बहुत ज्यादा फास्ट होगी। फास्ट होगी तो मींस के रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन होंगे तो इसके अंदर हीट ज्यादा बनेगी, नॉर्मल से ज्यादा हीट बनेगी, तो इससे हीट बर्दाश्त नहीं होगी। ये हीट इंटॉलरेंट होते हैं, ये हीट
इंटॉलरेंट मींस इन्हें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। और इसी एक केस के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि इन्हें क्या हो जाती है, बुक के अंदर लिखा हुआ है एक्सोप्थेलेमिया। क्या हो जाता है इन्हें? एक्सोप्थेलेमिया। ये बताता हूं ये क्या इशू। एक्सोप्थेलेमिया क्या होती है? इसके अंदर एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, जिसके अंदर प्रोस्टर्शन ऑफ आईबॉल मींस के आईबॉल क्या हो जाते हैं, सॉकेट से बाहर आते हैं, उनकी आंखें बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, आईबॉल क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। आईबॉल क्या होते हैं उनके, बाहर की तरफ। ये बात आपने याद रखनी है एंट्री टेस्ट के हिसाब से। हर कंडीशन में नहीं, कुछ कुछ कंडीशन में इन्हें क्या हो जाती है, ग्रेव्स डिजीज हो जाती है, एक्सोप्थेलेमिया हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है थायरोक्सिन के केस। अच्छा, एक डिजीज होती है जिसके अंदर ना आयोडीन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? इसी कंडीशन के अंदर क्या होती है, कुछ चीजों के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज को बीमारी कौन सी हो जाती है, ग्वाइटर। क्या हो जाती है? ग्वाइटर। जब थायराइड ग्लैंड के अंदर ये T3 या T4 कम होते हैं ना, तो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। भाई सबसे पहले थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कौन करेगा? लाजमी बात है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैं समझाता हूँ। हाइपोथैलेमस में से क्या होते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आते हैं। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आते हैं। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाता है? हाइपोथैलेमस से आगे क्या होता है, मैसेज किसको मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको मिलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन से होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन से होते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपको पता है। अच्छा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसको मैसेज देता है? याद रख लो, थायराइड ग्लैंड को। भाई ऐसे ही है ना, थायराइड ग्लैंड को देगा। अब थायराइड ग्लैंड में से जब ये TSH आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा थायराइड ग्लैंड के पास, तो इसमें से क्या रिलीज होगा, थायरोक्सिन। और दूसरा क्या है, कैल्सिटोनिन। वो स्टिमुलस की बुनियाद के ऊपर रिलीज हो रहे होते हैं। अच्छा, अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब थायराइड ग्लैंड के पास आएगा, और अगर थायराइड ग्लैंड के पास ये T3 और T4 या थायरोक्सिन नहीं है, अगर थायरोक्सिन नहीं है, तो इधर से कंटिन्यूसली बॉडी को तो चाहिए, कंटिन्यूसली इधर से क्या आते हैं, मैसेजेस आते हैं। और थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन है नहीं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, सोजिश हो जाती है, बड़ा हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन। एक मिसाल देता हूँ। भाई आपने किसी के पैसे देने, वो डेली आपसे पैसे मांगने आता है। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है। एक दिन आएगा वो आपको मार मूर के जाएगा या नहीं जाएगा? मारेगा ना, तो आप क्या हो जाएंगे, सूझ जाएंगे। जिधर थपड़े मुक्के वगैरह लगेंगे तो आप सूझ जाएंगे ना उधर से। तो ऐसे ही बॉडी को जरूरत है, हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, वो किसके पास जाता है, थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड के पास थायरोक्सिन है ही नहीं। जब थायरोक्सिन है ही नहीं, तो बेचारा कहाँ से देगा? तो ये इतना स्टिमुलस जाता है कि इस थायराइड ग्लैंड की क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक समझाने की हद तक मैंने आपको बात बताई। ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, चले देखें इधर। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अब ये पैराथायराइड ग्लैंड किधर मौजूद होते हैं? ये होते थायराइड के ऊपर है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर होते हैं, लेकिन थायराइड ग्लैंड के पीछे होते हैं। थायराइड ग्लैंड के पीछे होते हैं। और ये कितने होते हैं, 2 पेयर्स, 2 जोड़ियां होती हैं। अगर एक मिसाल है, ये क्या है हमारे पास, थायराइड ग्लैंड है। और अगर मैं इसको पीछे से देख रहा हूं, तो इसके पीछे ये 1 2 3 और 4, ये सारे क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। ये सारे क्या है, आपने याद रखना है, ये सारे क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद है। अच्छा, अब इस पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, देखो स्टिमुलस आता है, मैं आपको बताता हूं कि ये पैराथायराइड ग्लैंड, लाजमी बात है ना कि केमिकल रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। कब करेगा, जब स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस क्या आएगा, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्या हो जाएगी, ज्यादती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्यादती, सॉरी, ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी। जब ज्यादा होता है तब क्या रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। अच्छा, अब ब्लड के अंदर कैल्शियम जब कम हो जाता है, तब स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस किसको मैसेज देता है,
पैराथायराइड ग्लैंड को। पैराथायराइड ग्लैंड में से क्या रिलीज होगा? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। अब ये क्या करेंगे? ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये कैल्शियम को ब्लड के अंदर बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे देखते हैं भाई। ये पैराथायराइड हार्मोन करते क्या है ऐसा भाई? देखो ये क्या करते हैं, बोन के ऊपर ना सेल होते हैं, सेल्स ऑफ बोन। मैं आपको बताता हूँ बोन के सेल कौन कौन से? नंबर 1 ओस्टियोब्लास्ट, नंबर 2 कौन से? ओस्टियोक्लास्ट, नंबर 3 कौन से? ओस्टियोसाइट। देखिए ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? बोन फार्मिंग सेल। बच्चे को पता है इसके बारे में, बोन फार्मिंग सेल। ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? बोन डिसॉल्विंग सेल। ठीक है। अच्छा नंबर 3 ओस्टियोसाइट क्या होते हैं? बोन फार्मिंग सेल। ये आपको पता होगा। ठीक है। ये किसको मैसेज देते हैं? ओस्टियोक्लास्ट को। ओस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन डिसॉल्विंग सेल है, बोन डिसॉल्विंग सेल। अगर मैं इधर हड्डी बनाऊं भाई, देखो ये हमारे पास क्या होती है? बोन। अब ये क्या होंगे? ओस्टियोक्लास्ट, ये वाले सेल, ये वाले सेल किसके पास आएंगे? ओस्टियोक्लास्ट के पास आएंगे और इस बोन को क्या करवाएंगे? डिसोल्व करवाएंगे। तो आपको पता है कि बोन के ऊपर क्या मौजूद होता है? कैल्शियम। तो ये बोन के अंदर से कैल्शियम को निकाल कर किधर भेजेंगे? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्या थी? कमी। अब ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की कमी थी, अब ये क्या हो गई? पूरी होगी, पूरत हो गई। अच्छा दूसरा, ये कैल्शियम कहां से लेंगे? देखो इधर, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है ना, दूसरा काम क्या करता है ये पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? जाता है किसके पास? नंबर 1 किडनी के पास, नंबर 2 किसके पास जाता है? लिवर के पास। और इनमें से किसको रिलीज करवाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी इसमें से रिलीज हो गया। विटामिन डी किसके पास जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से किसकी एब्जॉर्प्शन होगी? कैल्शियम की। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन किधर होगी? ब्लड के अंदर वापस। तो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की कमी थी, अब वो क्या हो गई? पूरी। भाई देखो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हुई तो क्या रिलीज हुआ? पैराथायराइड हार्मोन। किधर से हुआ? पैराथायराइड ग्लैंड में से। होगा क्या? किधर जाएगा? भाई जाएगा किडनी और लिवर के पास। उधर जाएगा, उधर से किसको मींस के किसको एब्जॉर्ब करवाएगा या किसको रेगुलेट करवाएगा? विटामिन डी को। विटामिन डी किधर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से किसकी एब्जॉर्प्शन होगी? कैल्शियम की। किधर होगी? बॉडी के अंदर होगी, ब्लड के अंदर होगी, जहां कैल्शियम की कमी थी। अब सवाल पैदा होता है कि कैल्शियम की क्या जरूरत है हमें? भाई देखो कैल्शियम अगर बढ़ जाए तो हड्डियों के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, वो हड्डियां क्या हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या मसले हैं? भाई देखो हम अगर जाएं इसके अंदर, हम इसके अंदर जो होता है हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर, तो उसके अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा क्या होती है? जरूरत होती है। आपको पता है कि टी ट्रोपोनिन जो होता है मॉलिक्यूल, ये ट्रोपोनिन इनहिबिटर, ठीक है, और टीपीसी होता है ट्रोपोनिन जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। और हमारे पास क्या होता है? एक ट्रोपोमाइसिन वगैरह होते हैं। उसके साथ ये ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल क्या होता है? अटैच होता है। अगर ट्रोपोनिन के ऊपर ये कैल्शियम अटैच ना हो तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन से उतरेगी नहीं। एक्टिन से उतरेगी नहीं तो मायोसिन और एक्टिन आपस में अटैच नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज वगैरह नहीं होगी या हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सिर्फ इतना सा याद रख लो कि कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, एक्टिन और मायोसिन आपस में नहीं मिल सकते। ये बात आपने क्या करनी है? जेनरेशन रखनी है, बस इतनी सी बात याद रखने हैं। बाकी फर्दर हम इसको, ये जो हमारा सिस्टम होगा मसल कॉन्ट्रेक्शन वाला, ये भी मैं आपको डिटेल के अंदर क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ये आपको पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में इतना सा पता होना चाहिए। अच्छा इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेनक्रियाज के बारे में। देखें दूसरा हमारे पास जो ग्लैंड है वो कौन सा है? पेनक्रियाज। भाई पेनक्रियाज होता कैसा है? लीफ लाइक। मौजूद किधर होता है? एब्डोमाइनल कैविटी के अंदर। अब ये एब्डोमाइनल कैविटी क्या है? भाई देखो इंसान की बॉडी के अंदर दो कैविटीज होती हैं, एक थोरेसिक कैविटी और नीचे वाली क्या होती है? एब्डोमाइनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी जहां पे हमारा रिब केज होता है, एक स्टर्नम 24 क्या होती है? रिब्स, और 26 क्या होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। टोटल 51 बोन, 51 बोन्स होती हैं।
अच्छा, अब इस रिब केज के अंदर क्या मौजूद होता है? हमारा लंग्स होता है और हार्ट होता है। इसके अलावा अगर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आए ना हम, तो एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पर क्या होता है? लिवर होता है, लेफ्ट साइड पर स्टमक, इनके दरमियान क्या मौजूद होता है? पेनक्रियाज होता है, नीचे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद होती है। फिर पेनक्रियाज के बारे में हम पढ़ते हैं। भाई ये लीफ लाइक है और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। और एक बात याद रखनी है कि पेनक्रियाज इज अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ये दोनों होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। मैं समझाता हूँ। एक्सो मीन्स क्या होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, क्राइन मीन्स क्या होता है? ब्लड। एंडो मीन्स क्या होता है? इनसाइड। क्राइन मीन्स क्या होता है? ब्लड। अच्छा, एक्सोक्राइन जो होता है वो विथ डक्ट सिस्टम काम करता है। विथ डक्ट सिस्टम काम करता है। ये कैसे काम करता है? विदाउट डक्ट। ये कैसे काम करता है? विदाउट डक्ट। ठीक है, ये कैसे काम करता है? डायरेक्ट ब्लड के अंदर ये काम करता है। एंडोक्राइन डायरेक्ट इन ब्लड। ये कैसे हार्मोन रिलीज करता है? ब्लड के अंदर डायरेक्ट। लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर हार्मोन रिलीज नहीं करता। ये बात आपने याद रखनी है। मैं आपको ये समझाता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। भाई देखो, सबसे पहले मैं लीवर बनाता हूँ समझाने की हद तक। ये हमारे पास क्या मौजूद है? लीवर। ठीक है, ये क्या है? लीवर के बारे में याद रख लेना कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है और फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। इसके अंदर लीवर, लीवर के अंदर, भाई लीवर के अंदर ना इधर करके क्या मौजूद होता है? गाल ब्लेडर। इसे हम क्या कहेंगे? गाल ब्लेडर, जिसके अंदर बाइल जूस इसका क्या होता है? स्टोर होता है। अच्छा, इधर से क्या निकलती है? दो हेपाटिक डक्ट निकलती है। क्या निकलती हैं? दो हेपाटिक डक्ट। और इधर से गाल ब्लेडर से जो डक्ट निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। ये बात आपने याद रखनी है। भाई इधर से क्या निकली? टू हेपाटिक डक्ट। इधर से गाल ब्लेडर से जो निकली उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टिक डक्ट। ये जब दोनों मिल जाती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। है इजी, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे आएगी। नीचे क्या मौजूद है हमारा? ये वाला, ये क्या मौजूद है? पेनक्रियाज। समझाने की हद तक। ठीक है, पेनक्रियाज। अब ये पेनक्रियाज के अंदर क्या आई है? डक्ट आई। अब इधर से कौन सी डक्ट मिलेगी इसके साथ? पेनक्रेटिक डक्ट। इसे हम क्या कहेंगे? पेनक्रेटिक डक्ट। अब ये पेनक्रेटिक डक्ट किधर खुलेगी? मैं समझाता हूं आपको। भाई देखो, इधर हमारे पास क्या मौजूद होता है? स्टमक। भाई क्या मौजूद है इधर? ये स्टमक। ठीक है, स्टमक के आखिर से क्या स्टार्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट क्या स्टार्ट होता है? ड्यूडेनम होता है। ये क्या होता है? ये पेंक्रेटिक डक्ट किसके अंदर आकर खुलती है? ड्यूडेनम के अंदर। किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर। अब इसके अंदर होगा क्या? भाई यहां से क्या आया? बाइल जूस। इधर से भी क्या आया? बाइल जूस। इधर तक बाइल जूस आया। इधर से कौन सा जूस आएगा? पेंक्रेटिक जूस। बाइल जूस, पेंक्रेटिक जूस दोनों मिलकर किधर आकर खुलते हैं? ड्यूडेनम के अंदर। अब देखें, पेनक्रियाज के अंदर ये पेंक्रेटिक डक्ट मौजूद है। आप मुझे बताएं, पेनक्रियाज के अंदर ये पेंक्रेटिक डक्ट मौजूद है तो ये कौन सा पार्ट काम कर रहा है? एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो विथ डक्ट होता है। क्या होता है? विथ डक्ट। क्या ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज कर रहा है क्या पेंक्रेटिक जूस को? नहीं कर रहा ना रिलीज। इसके अंदर तो फूड है, इसके अंदर तो क्या है? खाना है। तो डायरेक्ट ब्लड के अंदर ये रिलीज नहीं कर रहा। और ये पेंक्रेटिक जूस किसके लिए काम आता है? पेंक्रेटिक डक्ट के अंदर लाजमी बात है क्या मौजूद है? पेंक्रेटिक जूस। और पेंक्रेटिक जूस जो होता है वो किसके अंदर काम आता है? डाइजेशन के अंदर। भाई पेंक्रेटिक जूस किसके अंदर काम आता है? डाइजेशन के अंदर। इससे आगे चलते हैं हम। ये तो हो गया इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट। मैं आपको इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट समझाता हूँ। देखिए इधर, भाई पेनक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट मैं आपको समझाता हूँ। ये डिटेल के अंदर थोड़ा देखेंगे क्योंकि बुक ने डिटेल के अंदर एंडोक्राइन वाले पार्ट को दिया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर समझाऊंगा। भाई देखो, अगर ये मैं पेनक्रियाज बना देता हूँ तो पेनक्रियाज के अंदर ऐसे ऐसे करके क्या मौजूद होते हैं? कुछ आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस मौजूद होते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस। अच्छा, अब ये कौन सा पार्ट है इसका? ये याद रख लो, ये एंडोक्राइन वाला पार्ट है। कौन सा? एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है? विदाउट डक्ट होता है, विथ डक्ट होता है? बताओ बच्चे, विदाउट डक्ट होता है। कौन सा होता है? विदाउट डक्ट। और ये क्या होता है? डायरेक्ट इन ब्लड होता है। डायरेक्ट इन ब्लड। अच्छा,
इसका नाम ये लेंगरहैंस क्यों पड़ा था? लेंगरहैंस एक मेडिकल का स्टूडेंट था जिसने पेनक्रियाज में से इन चीजों को क्या किया था, दरियाफ्त किया था। अब आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस को अगर मैं बाहर निकालता हूँ, इसको एक को निकालता हूँ, तो इसमें से मुझे क्या मिलती है? दो चीजें मिलती हैं। एक याद रख लो अल्फा सेल, दूसरा क्या मिलता है हमारे पास? बीटा सेल। इस अल्फा सेल को हम क्या कहते हैं? इस अल्फा सेल, और ये कौन सा है? बीटा सेल। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकागोन। इसे हम क्या कहते हैं? इंसुलिन। इसे क्या कहते हैं हम? इंसुलिन। और इसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकागोन। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं दोनों? ब्लड शुगर लेवल को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। बच्चे ये याद रखनी है आपने बातें, मेंटेन करेंगे। अब ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता कौन सी रेंज के ऊपर है? मैंने आपको पहले भी बताया 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। देखो, अगर कहीं पे ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए, ब्लड शुगर लेवल अगर क्या हो जाए? कम हो जाए, तब क्या होगा? या कौन सा इसको सेट करेगा? कौन सी चीज इसको सेट करेगी? तब ब्लड शुगर लेवल अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाए, अगर कम हो जा रहा है, तो कौन इसको सही करेगा? याद रखने, इसको ग्लूकागोन करेगा। कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूं। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तो कौन इसको सेट करेगा? इंसुलिन। कैसे करेगा मैं आपको समझा देता हूं, कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है। और एक बात और याद रख लेनी है, ये जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है ये कितना होता है? 5%, मीन्स बहुत कम होता है। बाकी ये व्हाइट वाला पार्ट सारा क्या मौजूद है? एक्सोक्राइन, जो मैंने आपको इधर समझा दिया है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो किसके अंदर काम आता है? डाइजेशन के अंदर। याद रख लो, पेंक्रेटिक जूस वाला समझाया है अभी। तो ये किसके अंदर आता है काम? डाइजेशन के अंदर। और ये किसके अंदर काम आता है? एंडोक्राइन वाला पार्ट ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखें भी, अब ब्लड शुगर लेवल क्या हो चुका है? कम हो चुका है। एक मिसाल है, ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया? बॉडी के अंदर कम हो गया। तो कौन आएगा? स्टिमुलस किसको मिलेगा? ब्लड शुगर लेवल जैसे कम हुआ तो किसको मिलेगा? पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज के कौन से पार्ट को? एंडोक्राइन वाले पार्ट को। एंडोक्राइन के अंदर क्या मौजूद है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसके अंदर अल्फा और बीटा सेल मौजूद है। कम हुआ है तो किसको मैसेज मिलेगा? ग्लूकागोन को। अब ये ग्लूकागोन करेगा क्या? देखो, ग्लूकागोन किसके पास जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर के पास जाएगा। आपको पता है लीवर और दूसरा क्या होता है? मसल्स। इनके अंदर क्या होती है? स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये क्या करेगा? लीवर के पास जैसे जाएगा तो इस ग्लाइकोजन को क्या करवाएगा? ब्रेक करवाएगा। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। भाई किसके अंदर? आपको पता है ग्लाइकोजन बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है। बहुत ज्यादा ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन बनाते हैं। ग्लाइकोजन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल इज अ पॉलीमर। और ग्लूकोज क्या है? इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। छोटा मॉलिक्यूल है। इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। अच्छा, अब ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ तोड़ कर किधर भेजेगा? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज कम हुआ हुआ था वो अब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस। इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, इसको ग्लूकोजेनेसिस कहेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर ग्लाइकोजन भी नहीं है, एक मिसाल है ग्लाइकोजन नहीं है बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा? प्रोटीन के पास जाएगा। प्रोटीन को किधर लेकर जाएगा? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर इस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करवाएगा? ग्लूकोज के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये बात आपने याद रखनी है। ग्लूकोज बन रहा है लेकिन एक नए तरीके से। नया तरीका कौन सा है? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करवा रहा है? ग्लूकोज के अंदर। अब सवाल पैदा होता है, ये मैं बहुत काम की बात बताने चला हूं आपको, जो हमारी इंटर की बुक के अंदर लिखी हुई है। ये बात आपने याद रखनी है, हो सकता है कि टेस्ट में पूछ ली जाए। ये ग्लूकोज को क्यों मेंटेन किया जा रहा है इतना?
ठीक है, ग्लूकोज को क्यों मेंटेन किया जा रहा है? कार्टिसोल भी ग्लूकोज को क्या करता है, उसका क्या है, ग्लूकोज कम नहीं हो जाए बॉडी के अंदर। ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स मैं आपको समझाऊंगा, एड्रिनल ग्लैंड भी ऐसे ही कर रहा है। अब ये ग्लूकोज क्यों किया जा रहा है? देखें, हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन ब्रेन के अंदर क्या मौजूद होती है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है? सेल है। ब्रेन के क्या है? सेल है। और न्यूरॉन क्या है? लार्जेस्ट सेल भी कहा जा सकता है न्यूरॉन को। ठीक है, मर्द के अंदर अगर मेल फीमेल दोनों देखा जाए तो ओमम है लार्जेस्ट सेल। ठीक है, और सिमालेस सेल अगर देखा जाए मेल के अंदर वो स्पर्म है। आरबीसी कहते हैं, आरबीसी तो सेल ही नहीं है, आरबीसी तो कार्पसल है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। सेल होने के लिए न्यूक्लियस होना लाजमी है। ठीक है, तो न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल मेल के अंदर और स्पर्म सिमालेस सेल, ये बात आपने याद रखनी है। अब ब्रेन क्या है? लाडला है। ब्रेन क्या है? लाडला। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अगर घर में आपका कोई छोटा बहन भाई है, वो लाडला है। ठीक है, वो क्या है? लाडला है। तो घर के अंदर जो भी खाना बना होता है वो नहीं खा रहा होता, अमूमन नहीं खा रहा होता। वो कहता है कि मुझे क्या बना के दें? अंडा बना के दें। ठीक है, मुझे आलू वगैरह क्या करें? फ्राई करके दें, या मुझे बाहर से बर्गर पिज्जा वगैरह खिलाएं। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये जो ब्रेन होता है हर चीज नहीं खाता, दूसरे बहन भाइयों की तरह वो हर चीज नहीं खा रहा होता। तो ब्रेन भी हमारा क्या है? लाडला है। न्यूरॉन इसके लाडले। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमने सिर्फ किसको खाना है? हमने सिर्फ ग्लूकोज को खाना है। और अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए, ग्लूकोज कम हो जाए, ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह तो मौजूद है, तो बाकी सेल तो खा लेंगे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज नहीं है। लेकिन हमारे ब्रेन, न्यूरॉन, ये तो खाते ही नहीं है, प्रोटीन नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, ये तो खाते ही ग्लूकोज को है। अगर ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा तो न्यूरॉन क्या होना शुरू हो जाएंगे? मरना शुरू हो जाएंगे। और ब्रेन किसके अंदर चला जा सकता है? कोमा वगैरह के अंदर ब्रेन जा सकता है। न्यूरॉन मर जाएंगे तो ब्रेन अपना फंक्शन वगैरह नहीं करेगा, और ये बहुत ज्यादा क्या है? खतरनाक चीज है। ठीक है, अगर ग्लूकोज बढ़ जाए, अगर ग्लूकोज बढ़ जाए तब क्या होगा? हम इसको भी डिटेल के अंदर क्या करते हैं, देखते हैं। देखें, अगर ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तब क्या होगा? तब कौन आएगा? इंसुलिन आएगा। इंसुलिन क्या करेगा? ये ग्लूकोज बढ़ गया है ब्लड के अंदर, तो इस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करवाएगा? ग्लाइकोजन के अंदर। और ये प्रोसेस किधर होगा? लीवर के अंदर। ठीक है, अच्छा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवाएगा? प्रोटीन के अंदर। भाई किसके अंदर कन्वर्ट करवाएगा? प्रोटीन के अंदर। अच्छा, और काफी ज्यादा सेल को कौन से एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, फेट सेल को क्या कहेगा कि ग्लूकोज को क्या करना शुरू कर दो? खाना शुरू कर दो। तो इन तरीकों से ये क्या करेगा? ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? कम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और क्या करवाएगा भाई? ये रेस्पिरेशन करवाएगा तेज। भाई क्या करवाएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको समझाया था कि ग्लूकोज किसकी मौजूदगी में टूटना शुरू हो जाता है? ऑक्सीजन की। और इसमें से क्या मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या मिलता है हमें? एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल। ये प्रोसेस किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ऐसे इंसुलिन क्या कर रहा होता है? फंक्शन कर रहा होता है। इन बातों को आपने क्या करना है? जहन के अंदर रखना है। अब अगर पेनक्रियाज का ये आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस वाले सेल क्या हो जाए? ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर ये वाले सेल क्या हो जाए? खराब हो जाए। भाई ये कौन से थे? आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस। अगर ये क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए। क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक मिसाल, खराब हो रही है, नहीं काम कर रहे, मैं आपको समझाता हूँ डायबिटीज है क्या, असल में समझाता हूँ, लेकिन इधर थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बना बताता हूँ कि ये होता कैसे। ठीक है, अगर ये खराब हो जाएंगे तो आप मुझे बताएं कि इसमें से अल्फा और बीटा सेल बनेंगे? अल्फा और बीटा सेल नहीं बने। अल्फा और बीटा सेल नहीं बनेंगे, ग्लूकागोन और इंसुलिन बनेगा। आप कहेंगे नहीं सर, ग्लूकागोन और इंसुलिन नहीं बनेगा। ग्लूकागोन और इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते थे 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, तो आप मुझे बताएं कि वो मेंटेन होगा? नहीं होगा, तो इंसान को क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डायबिटीज। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ उधर कि डायबिटीज असल में है क्या। तो इधर हम देखते हैं कि डायबिटीज है क्या। ठीक है,
तो देखें इधर, देखो डायबिटीज जो होती है शुगर, जिसके अंदर शुगर इंसान की मेंटेन ना हो, इसके अंदर एक आ जाती है टाइप 1, एक आ जाती है टाइप 2, एक आ जाती है टाइप 2। टाइप 1 का नाम याद रख लो, इसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये याद रखनी है आपने बात। और इसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, IDDM, इसे हम क्या लिख सकते हैं, IIDM। ठीक है, अब देखते हैं कि ये टाइप 1 कब होती है। भाई टाइप 1 याद रख लो, ये अर्ली एज के अंदर हो जाती है। क्या हो जाती है, अर्ली एज के अंदर। ये क्या होती है, आफ्टर 40 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स। अच्छा, ये क्या होती है, रेंडम होती है, रेंडमली होती है, इंसान को मीन्स के ज्यादा मशहूर नहीं है, ये रेंडमली। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बीटा सेल डिस्ट्रॉय, बीटा सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो आप मुझे बताओ इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा। तो इंसुलिन कहां से लेना पड़ेगा, बाहर मार्केट से इंसुलिन लेना पड़ेगा। इंसुलिन इसी वजह से तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है ना, वो क्या, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंसुलिन तो मौजूद होता है, इंसुलिन तो क्या होता है, मौजूद होता है, लेकिन इंसुलिन जिस सेल के ऊपर, भाई देखो इंसुलिन करता क्या है, आके ब्लड शुगर लेवल को कम करना होता है ना, इंसुलिन करता क्या है, भाई ये जो ग्लूकोज होते हैं ना, इस ग्लूकोज को क्या करेगा, सेल के पास जाएगा, ये सेल है, ये क्या करेगा, कहेगा इंसुलिन को, क्या कहेगा, इंसुलिन किसके पास जाएगा, सेल के पास। सेल के ऊपर क्या मौजूद है, रिसेप्टर। अभी देखो एक मिसाल है, ये क्या, इंसुलिन है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, इंसुलिन को मैसेज मिला, इंसुलिन हार्मोन है ना, तो ये ब्लड के अंदर जाएगा किसके पास, रिसेप्टर के पास। ये रिसेप्टर के पास इंसुलिन चला गया, ये इस सेल को मैसेज देगा। मैंने आपको क्या बताया था, हार्मोन क्या होता है, केमिकल मैसेंजर, ये मैसेज देता है। हार्मोन ने मैसेज दिया इस सेल को कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया है, तो अलबत्ता इस ग्लूकोज को जो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, इसको तुम अपने सेल के अंदर रख लो, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से इस ग्लूकोज को खा जाओ। ठीक है, इसको मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी में कन्वर्ट कर दो। अब ये जो रिसेप्टर होता है, इस केस में इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है, ये क्या होता है, काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, आगे मैसेज नहीं देता। जब आगे मैसेज नहीं देगा तो क्या सेल इस ग्लूकोज को अपने अंदर लेकर आएगा, सेल कभी भी इस ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं लेकर आएगा। ग्लूकोज को अंदर नहीं लेकर आएगा तो ग्लूकोज किधर रहेगा, ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही रहेगा, ब्लड के अंदर ही मौजूद रहेगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा रहेगा। तो आप मुझे बताओ कि इंसुलिन अगर इसको दे भी, क्या ये इसका मसला हल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि सेल के ऊपर इंसुलिन तो मौजूद है, लेकिन सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वो काम नहीं कर रहा। तो ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ये टाइप 2 होती है जो मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, अब ये होता कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे आता है, ये टाइप 1 कैसे होती है इंसान को। ठीक है, इसको देखते हैं हम। बहुत इजी है, देखो भाई ये टाइप 1 कैसे होगी। भाई हमने पढ़ा पेनक्रियास, पेनक्रियास के अंदर ये कौन से सेल है, आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस वाले सेल है। इसको मैंने क्या किया, आउट किया, एक मिनट। ठीक है, तो आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस वाले सेल को मैंने बाहर निकाला। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से सेल मौजूद है, एक अल्फा, दूसरा कौन सा, बीटा सेल। अच्छा, होता क्या है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, किसकी वजह से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। देखो इम्यून सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं। अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो डब्ल्यूबीसी उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है,
डब्ल्यूबीसी बाहर के बैक्टीरिया वायरस को किल करने के बजाय अपने ही बीटा सेल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑटो मीन्स क्या होता है, खुद, इम्यून सिस्टम का, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मीन्स के इसकी क्या है, खराबी हो चुकी है। ये होती कैसी है भाई, देखो हमारा ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, एक मिसाल है व्हाइट ब्लड सेल, होती किस वजह से, एंटीजन मिमिक्री की वजह से होती है। क्यों होती है मैं समझाता हूँ आपको। भाई देखो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या आया, बैक्टीरिया आया, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर क्या लगा होता है, एंटीजन लगा होता है, जो इसकी पहचान होती है। डब्ल्यूबीसी आया, डब्ल्यूबीसी ने इस बैक्टीरिया को क्या किया, किल किया। और डब्ल्यूबीसी ने क्या किया, इस एंटीजन को पहचान लिया, इस एंटीजन को पहचान लिया। ऐसे एंटीजन वाला अगर बैक्टीरिया दोबारा बॉडी के अंदर आएगा तो उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वो कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं भाई, ये इसके ऊपर एंटीजन लगा हुआ है, ये क्या करता है, इसके खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। ये इसने क्या बना दी, एंटीबॉडी बनाई। देखो हुआ क्या, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया, ये बैक्टीरिया, इसको आकर इसने क्या किया, पहचान कर डिस्ट्रॉय किया। और बैक्टीरिया के ऊपर उसकी शनाख्त क्या लगी हुई है, एंटीजन। उस एंटीजन के खिलाफ क्या बना दी इसने, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बना दी। अब ऐसे बैक्टीरिया बाद में आएंगे तो वो एंटीबॉडीज इनके ऊपर अटैच होकर इन्हें क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अब ये एंटीबॉडी तो बना दी, अब क्या हुआ कि कुदरती हिसाब से ये बीटा सेल है, ये क्या है? बीटा सेल। बीटा सेल के ऊपर क्या लगा हुआ है, हर सेल, उसके हर सेल की अपनी पहचान होती है। इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, एंटीजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एंटीजन, ये इसकी पहचान है। अच्छा हुआ क्या, कुदरती हिसाब से कि जो बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजन था वो बिल्कुल बीटा सेल के ऊपर भी क्या मौजूद है, वो ही एंटीजन है। अब एंटीबॉडी तो मौजूद है, एंटीबॉडी को क्या पता कि ये बैक्टीरिया का एंटीजन है या बीटा सेल का एंटीजन है। ये क्या करती है, इसके ऊपर भी क्या हो जाती है, जाके मुसल्लत हो जाती है, इसके ऊपर भी क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। जब अटैच हो जाती है तो बीटा सेल भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम करता है। इससे क्या बोलते हैं, इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, एंटीजन मिमिक्री। ये किस वजह से होती है, एंटीजन के सेम होने की वजह से ये क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। ठीक है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बीटा सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो इंसुलिन बनेगा क्या, इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होगा क्या, कम होगा क्या, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा क्या, ग्लूकोज को सेल अपने अंदर इंटर करेंगे क्या, इंसुलिन मैसेज ही नहीं देगा। रिसेप्टर सही है इस केस में, इस केस में टाइप 1 में रिसेप्टर सही है, टाइप 2 में रिसेप्टर खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इंसुलिन जाएगा, इंसुलिन है ही नहीं, तो आगे मैसेज ही नहीं मिलेगा ना रिसेप्टर को, तो ग्लूकोज जाएगा ही नहीं सेल के अंदर, तो क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। अच्छा टाइप 2 के बारे में हम पढ़ते हैं कि टाइप 2 में क्या होगा। देखते हैं इधर बच्चे, टाइप 2 डिजीज मैंने उधर समझा दिया आपको, टाइप 1 और टाइप 2 डिजीज दोनों। अब ये टाइप 2 डिजीज मैंने आपको समझा दी। अब इस डायबिटीज के अंदर इंसान के साथ इश्यूज क्या होते हैं भाई, देखो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये ब्लड फिल्टर होने के लिए, आपको पता है फिल्टर होने के लिए किसके पास जाता है, किडनी के अंदर, किडनी के अंदर किसके पास जाता है, नेफ्रॉन के अंदर। अब क्या होता था, ये जो फिल्टर ब्लड है, फिल्टर होने के लिए जा रहा है, क्या इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, वो ज्यादा ग्लूकोज किस में जा रहा है, किडनी के अंदर। वो ज्यादा ग्लूकोज किसके अंदर जा रहा है, नेफ्रॉन के अंदर। अब क्या करती है किडनी या नेफ्रॉन, क्या कर रहा होता है, नेफ्रॉन क्या कर रहा होता है, ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसकी लिमिट होती है। अब ग्लूकोज हद से ज्यादा आ रहा है तो नेफ्रॉन ग्लूकोज को इतना ज्यादा वापस नहीं भेज सकता, जितनी उसकी लिमिट थी उतना उसने वापस भेज दिया, लेकिन इससे ज्यादा वो वापस भेज नहीं सकता, तो नेफ्रॉन के अंदर ग्लूकोज मौजूद रहता है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लूकोज मौजूद रहता है। जब यूरिन आता है, यूरिन के जरिए ग्लूकोज बाहर आता है बॉडी से, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं कि डायबिटीज इसको कंफर्म हो चुकी है यूरिन टेस्ट से। अब ग्लूकोज किसके अंदर है, नेफ्रॉन के अंदर है। अब ये ग्लूकोज है क्या, सॉल्यूट है। ये ग्लूकोज क्या करता है, ये ग्लूकोज क्या करता है कि किडनी में से क्या मौजूद है, किडनी के अंदर वाटर भी तो मौजूद है ना, वाटर को अपनी तरफ खींचता है, वाटर को अपनी तरफ खींचता है, सॉल्यूट है तो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। वाटर को जब अपनी तरफ खींचेगा तो नेफ्रॉन के अंदर वाटर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब वाटर ज्यादा होगा तो क्या होगा, यूरिन ज्यादा आएगा या नहीं आएगा,
भाई यूरिन की आउटपुट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब यूरिन की आउटपुट ज्यादा हो जाएगी तो इंसान को क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी या नहीं होगी। डी मीन्स क्या होता है, रिमूव, हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, वाटर। तो पानी की क्या हो गई, कमी। जब पानी की कमी होगी इंसान को, तो आप मुझे बताएं कि शुगर के मरीज को क्या होगी, प्यास लगेगी। भाई थर्स्ट लगेगी, हाइपोथैलेमस मैसेज देगा कि इंसान के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, तो उसे प्यास लगेगी, उसे थर्स्ट लगेगी। इस थर्स्ट को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल थर्स्ट। एबनॉर्मली क्या होगा, उसे क्या लगेगी, प्यास लगेगी। अच्छा, अब वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या है, ज्यादा हो चुका है, ठीक है। सेल के अंदर ग्लूकोज वो जा नहीं सकता। अब सेल क्या करे, सेल क्या करना शुरू कर देता है, लिपिड को तोड़ना शुरू कर देता है। सेल के पास तो ग्लूकोज नहीं है, अंदर जा ही नहीं रहा, रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहा ना, इंसुलिन वाला, इंसुलिन तो जा रहा है, और लेकिन सेल का रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा। सेल क्या करता है, लिपिड को तोड़ना शुरू कर देता है। किसको तोड़ता है, लिपिड को। और दूसरा किसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन को। जब प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन से हमारे मसल्स बने होते हैं, प्रोटीन को तोड़ेगा तो मसल लॉस होगा। मसल लॉस होगा तो अगर एक इंसान के मसल्स ज्यादा हैं तो उसके अंदर ज्यादा ताकत है, अगर मसल्स कम है, प्रोटीन कम है, तो वो इंसान क्या कहलाता है, वीक। तो इंसान क्या होगा, वीकनेस होगी इससे। अच्छा, दूसरा, जब लिपिड टूटेगा तो इसके अंदर एसिड बेस बैलेंस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। किसकी वजह से, कीटोन बॉडीज बनती है, कीटोन बॉडीज बनने की वजह से एसिड बेस बैलेंस क्या हो जाता है, इंसान की बॉडी का खराब हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन क्या हो सकता है, मीन्स की श्रिंक हो सकता है। ब्रेन जो है वो अपना वर्क सही तरह नहीं करेगा, ब्रेन कोमा वगैरह के अंदर जा सकता है, या उसे क्या हो सकती है, उस इंसान की डेथ हो सकती है। ये बात आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है। और इसके अंदर डायबिटीज के अंदर, डायबिटीज के अंदर इंसान के अंदर क्या होती है, उसकी किडनी फेलुअर की तरफ जाता है। भाई किडनी डैमेज होगी, ज्यादा ग्लूकोज है, ज्यादा सॉल्यूट है, ज्यादा वाटर जा रहा है, तो किडनी फेलुअर की तरफ जाता है। ठीक है, दूसरा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो ब्लड की, ये क्या बोलते हैं, आर्टरीज और वेन्स में से भी बहुत ज्यादा ग्लूकोज जाएगा। जब ग्लूकोज जाएगा तो उधर क्या करना शुरू कर देता है, ग्लूकोज इन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंसान को क्या होती है, एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से उसे क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, उसकी दिमाग की नस फट सकती है। ठीक है, और दूसरा, उसके अंदर क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और दूसरा उसे क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसे स्ट्रोक, ठीक है, और उसका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है जिसे हम कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है, एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से, एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से। ठीक है, ये याद रखना है। हार्डनेस ऑफ आर्टरीज, एथीरोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, इसको भी मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, ये हमारे जो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये किडनी फेल्योर की तरफ जाता है, और इंसान की आईज, आईज को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस की तरफ इंसान बहुत जल्दी ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहा होता है। तो ये डायबिटीज है। डायबिटीज को कम करने के लिए क्या होता है, वॉक वगैरह करें। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इंसुलिन वगैरह या बाहर से जो टेबलेट्स मिलती हैं वो क्या करती हैं, ग्लूकोज को बॉडी में से यूरिन के जरिए क्या करवा रही होती हैं, आउट करवा रही होती हैं। और दूसरी जो टेबलेट मिलती हैं वो क्या करती हैं, इस रिसेप्टर की मेहनत करती हैं कि भाई इंसुलिन का कहना मान लो, इस सेल को वापस अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज को अंदर कर लो। तो ये कुछ डायबिटीज, डायबिटीज के जो पेशेंट खा रहे होते हैं दवाइयां, वो ये काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये बात आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है। तो इसके बाद हमारा कौन सा ग्लैंड आ जाएगा, एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड को हम अच्छी तरह पढ़ते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड है क्या, देखते हैं इस तरफ। तो देखें इधर, देखें इधर, भाई रीनल, रीनल वर्ड जो होता है वो किडनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, किडनी। एड मीन्स क्या होता है, पर, किडनी पर क्या मौजूद है, ग्लैंड मौजूद है। अगर मैं ये इधर सिंपल डायग्राम किसका बनाऊं, ये क्या, किडनी एक मिसाल है। और किडनी याद रख लो बहुत छोटी होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब इस किडनी के ऊपर, किडनी साहिबा के ऊपर क्या मौजूद होता है, एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इनर को क्या कहते हैं हम, एड्रिनल मेड्यूला। ये बात आपने
जहन में रखनी है, ठीक है। अब एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? याद रख लो, पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट? एंटीरियर पिट्यूटरी। और वो भी कौन से पार्ट को? एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कोर्टेक्स वाले पार्ट को। एड्रीनल मेडुला को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। समझाते हैं कैसे। एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब होता क्या है कि इस हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? याद रख लो, कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन, CRH। कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन इसमें से रिलीज होते हैं। अब ये कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? CRH। ये किसके पास जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर से क्या रिलीज होता है? ACTH, जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। अब एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसके पास जाता है? एड्रीनल ग्लैंड के किसके पास? एड्रीनल कोर्टेक्स के पास। एड्रीनल कोर्टेक्स से क्या रिलीज होता है? कार्टिसोल रिलीज होता है, ठीक है। तो कार्टिसोल आगे जाकर क्या करेगा, मैं समझाता हूँ सारी चीजें। भाई ये एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? एड्रीनल कोर्टेक्स को। किसको पढ़ेंगे? एड्रीनल कोर्टेक्स को। एड्रीनल कोर्टेक्स से क्या रिलीज होता है? कार्टिसोल। कैसे रिलीज होता है मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। अब कार्टिसोल की जिंदगी का मकसद क्या है? इसकी जिंदगी का मकसद ये है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम नहीं होने देना। ग्लूकोज को कम नहीं होने देना। ग्लूकोज कभी भी कम नहीं हो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये कार्टिसोल की जिंदगी का क्या है? मकसद है, ठीक है। देखते हैं अब करेगा क्या। अगर एक मिसाल है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है, तब कार्टिसोल रिलीज होगा। और कैसे रिलीज हो सकता है? और इसके स्टिमुलस क्या है? भाई याद रख लो, एंजाइटी के अंदर ये रिलीज होता है। एंजाइटी ये किसके अंदर रिलीज होता है? फीवर के अंदर। ये किसके अंदर रिलीज होता है? पेन के अंदर, दर्द के अंदर ये क्या होता है? रिलीज होता है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब ये रिलीज होता है, ये क्या करता है? ग्लूकोज को ब्लड के अंदर कम होने नहीं देगा। इंसुलिन ने अपना काम कर लिया है, उसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा दिया है। ये ज्यादातर क्या करता है? ये जो प्रोटीन होते हैं ना हमारे, प्रोटीन को किसके अंदर? लिवर के अंदर किस में कन्वर्ट करवा रहा होता है? ग्लूकोज के अंदर। इस प्रोसेस को पहले भी मैंने आपको बताया है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये फंक्शन ये क्या कर रहा होता है? परफॉर्म कर रहा होता है एड्रीनल कोर्टेक्स हमारे पास, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब क्या होगा कि इसके कार्टिसोल के रिलीज होने के बाद ये ब्लड का शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल कम तो नहीं हुआ, ठीक है, मेंटेन हो गया। दूसरा ये क्या करता है और क्या करता है? एक तो इसने ग्लूकोज को सही किया, दूसरा इन्फ्लामेशन इसको खत्म करता है, और तीसरा पेन वगैरह को भी ये क्या कर रहा होता है? खत्म कर रहा होता है। तो ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर कार्टिसोल बढ़ जाए, बॉडी के अंदर कार्टिसोल क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तब क्या हो सकता है? और अगर कार्टिसोल कम हो जाए तब क्या हो सकता है? ये हम देखते हैं। भाई अगर कार्टिसोल क्या हो जाए? बढ़ जाए तब क्या होगा, और अगर कार्टिसोल क्या हो जाए? कम हो जाए तब क्या हो सकता है इंसान को, ठीक है। ये देखते हैं हम। देखें भाई, ये कार्टिसोल था ना हमारे पास। अगर ये कार्टिसोल क्या हो गया? कम हो गया, तो इसकी वजह से डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं एडिशन डिजीज। क्या बोलते हैं हम? एडिशन डिजीज। और अगर ये कार्टिसोल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कशिंग साइंड्रोम। कशिंग साइंड्रोम। मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर क्या होगा। पहले हम ज्यादा जब हो जाएगा तब उसको देखते हैं। भाई देखो, अगर ये कार्टिसोल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर किसी वजह से, ये क्या कर रहा था? ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करवाता है? ग्लूकोज के अंदर। आप मुझे बताओ कि कार्टिसोल प्रोटीन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाता है। बॉडी के अंदर प्रोटीन क्या हो जाएंगे? कम होंगे, ज्यादा होंगे? भाई बताएं। प्रोटीन कम होगा, ग्लूकोज ज्यादा होगा। प्रोटीन कहां से तोड़कर लेकर आ रहा है? प्रोटीन कहां से मिलता है हमें?
मसल से, मसल्स को तोड़ तोड़ कर किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में। तो आप मुझे बताओ कि इस केस में मसल्स वीक होंगे या मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक। मसल्स ज्यादातर किधर होते हैं, हमारी फोरलिम्ब में, लेग्स में मसल्स ज्यादा होते हैं। तो फोरलिम्ब और लेग्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी भाई, बारीक हो जाएंगी, बिल्कुल ही बारीक हो जाएंगी। फोरलिम्ब और लेग्स क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, बारीक। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि इनके अंदर मसल ज्यादा होते हैं, इन्हों को तोड़ दिया। अब ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज्यादा है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिपिड के अंदर। जब लिपिड के अंदर आएगा, चर्बी के अंदर आएगा ग्लूकोज, तो ये चर्बी जमा होना शुरू हो जाएगी किधर, चेहरे के ऊपर। और हमारे ये जो चेस्ट रीजन हो गया, बेली रीजन हो गया, इसके ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगी, ये चर्बी जमा होगी, चेहरे के ऊपर जमा होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, मून फेसेस, चेहरा गोल मटोल सा हो जाता है, बहुत ज्यादा चर्बी उसके ऊपर क्या होती है, नुमाया नजर आ रही होती है। और दूसरा, ये किसके ऊपर लिपिड चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट रीजन के ऊपर, बेली रीजन के ऊपर और बेली रीजन के ऊपर। अच्छा, अब ग्लूकोज ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इन्हें क्या हो जाती है, शुगर हो जाती है, क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। अगर इसको हम सही कर लें, कार्टिसोल को सही कर लें, तो इसकी शुगर लेवल क्या हो सकती है, मेंटेन हो सकती है। इस बात को आपने क्या करना है, जहन के अंदर रखना है, इन बातों को आपने क्या करना है, जहन के अंदर रखना है। और शुगर होने की वजह से जब ग्लूकोज बढ़ जाएगी तो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। और दूसरी कौन सी मैंने आपको डिजीज बताई थी, कि कोरोनरी, ठीक है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं इनको, ठीक है। अगर एडिसन डिजीज के अंदर आता है, और इसका क्या होगा, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज शुगर बहुत ज्यादा है तो इसका ब्लड प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है। और वीक वगैरह तो होंगे ही होंगे। एडिसन डिजीज के अंदर अगर ये कम रिलीज होगा, भाई अगर ये क्या होगा, कम रिलीज होगा, तो आप मुझे बताएंगे प्रोटीन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रोटीन ज्यादा, ग्लूकोज क्या है, बॉडी के अंदर कम। अच्छा, ग्लूकोज अगर कम है, ठीक है, तो आपको पता था कि हमारे ब्रेन के सेल, न्यूरॉन किसको खाते हैं, ग्लूकोज को खाते हैं। तो ब्रेन या न्यूरॉन को ग्लूकोज मिलेगा नहीं, न्यूरॉन ग्लूकोज खाएंगे नहीं, क्योंकि ब्रेन के सेल तो खाते हैं ग्लूकोज है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं खाते ना, ठीक है। तो ग्लूकोज वगैरह जब मिलेगा ही नहीं, तो ब्रेन और न्यूरॉन क्या होना शुरू हो जाएंगे, श्रिंक, कोमा वगैरह, इसके अंदर बड़ी जल्दी इंसान को डेथ हो जाती है, नई बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो ये कार्टिसोल की कुछ डिजीज है, ठीक है। इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड या एड्रीनल कोर्टेक्स का एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, क्या बोलते हैं जिसे हम, एल्डो स्टीरोन, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है एंड्रोजन, ठीक है, हम उसको देखते हैं। भाई ये हमारे पास एल्डोस्टेरोन कौन से सिस्टम के तहत काम करता है, याद रख लो, रास, कौन सा, रास। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन, इसे टिन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम के तहत ये क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। एल्डोस्टेरोन कब फंक्शनली होता है, जब बॉडी के अंदर सोडियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेंटेन नहीं होगा, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन नहीं है, ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम भी कम है, सोडियम भी कम है, तब एल्डोस्टेरोन आ जाता है। अच्छा, अब होगा क्या, भाई देखो, जब ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, सोडियम भी कम है, तो होता क्या है कि किडनी क्या करती है, इधर मैं समझाता हूँ आपको चीजें। भाई किडनी किसको रिलीज करती है, रेनिन को, ठीक है, ये समझते जाना, रेनिन को रिलीज करती है। अब ये रेनिन साहब जो होता है ये किसके पास जाता है, इसको पहले मिटाएं थोड़ा सा, देखें इधर। अब ये रेनिन जो है ये किसके पास जाएगा, ये लिवर के पास जाएगा, ठीक है। लिवर के अंदर से किसको रिलीज करवाएगा, एंजियोटेंसिनोजिन को, और इसे क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिनोजन 1। ये एंजियोटेंसिनोजन 1 किसके पास जाएगा, लंग्स के पास, क्या, किसके पास,
लंग्स के पास, लंग्स के अंदर एक एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन 2 के अंदर, एंजियोटेंसिनोजन 2 के अंदर। और ये कौन सा एंजाइम होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सा होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिनोजन 2 बन गया। ये एंजियोटेंसिनोजन 2 दो काम करेगा। ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता मैकेनिज्म, बहुत इजी है, कोई इश्यू नहीं है। ये क्या करेगा? ब्लड की कैपिलरीज को थिन करेगा। क्या करेगा बच्चे? ब्लड की कैपिलरीज को क्या कर देगा? थिन, बारीक करेगा। अच्छा, ब्लड की कैपिलरीज को थिन करेगा। दूसरा ये क्या करवाएगा? जाएगा किडनी के पास। किडनी में किसके पास जाएगा? एड्रीनल ग्लैंड के पास। एड्रीनल ग्लैंड में किसके पास जाएगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास। किसके पास जाएगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से किसको रिलीज करवाएगा? एल्डोस्टेरोन को। बच्चे एल्डोस्टेरोन ऐसे रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? किडनी में से, बच्चे किडनी में से किसको एब्जॉर्ब करवाएगा? सोडियम को। किसको एब्जॉर्ब करवाएगा? सोडियम को। किधर एब्जॉर्ब करवाएगा? बॉडी के अंदर। मैं समझाता हूं इधर मसला क्या हो रहा है। देखो भी, अब जब ये सोडियम को एब्जॉर्ब करवाएगा बॉडी के अंदर, सोडियम क्या है? सोडियम एक सॉल्यूट है। सोडियम क्या है? सोडियम बच्चे एक सॉल्यूट है। जब सोडियम किडनी से ब्लड के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, तो सोडियम सॉल्यूट है। सोडियम के पीछे क्या क्या आएगा बच्चे? पीछे आएगा वाटर। क्या आएगा? वाटर। मुझे बताओ, ब्लड का वॉल्यूम क्या था? कम था ना? कम था, तब एल्डोस्टेरोन काम आया हमारे। क्या हुआ कि रेनिन, किडनी ने क्या रिलीज किया? रेनिन को। ठीक है भाई, क्या हुआ था? ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम था। ठीक है, सोडियम कम था। किडनी ने किसको रिलीज किया? रेनिन को। रेनिन किसके पास जाता है? लिवर के पास। उधर से क्या रिलीज करवाते हैं? एंजियोटेंसिनोजन 1। एंजियोटेंसिनोजन 1 लंग्स के पास जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिनोजन 2 के अंदर। करवाता कौन है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजन 2 के क्या काम है? एक तो ब्लड कैपिलरीज को थिन करेगा। देखो इधर, ब्लड कैपिलरीज को थिन करेगा। थिन करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? जो कम था अब बढ़ जाएगा। आप मुझे बताओ, एक पाइप है, खुला पाइप है, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, या आगे से आप दबा देंगे तब प्रेशर ज्यादा होगा? बताएं आप। भाई आप पानी छिड़काते हैं बाहर की तरफ, घर के बाहर, तो क्या करते हैं? ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या उसको? पानी को आगे से दबाते हैं ना पाइप को, तो उसका ब्लड प्रेशर, उसका प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कब? जब एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या करेगा? ब्लड की कैपिलरीज को क्या करवाएगा? थिन करवाएगा। एक काम तो कर दिया इसने। ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन कैसे करेगा? भाई देखो, दूसरा काम क्या करेगा? एड्रीनल कोर्टेक्स के पास जाएगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा? किडनी में से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जब रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा तो सोडियम सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पीछे क्या आएगा? वाटर आएगा, क्योंकि सोडियम सॉल्यूट है, सॉल्यूट पोटेंशियल होती है, वाटर को वो खींचती है। वाटर बॉडी के अंदर आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मेंटेन। इसे बोलते हैं रेनियन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। कितना इजी है, आगे चलता है। इसके बाद एक और हार्मोन होता है एड्रीनल कोर्टेक्स का, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन। बहुत इजी है ये, तो बहुत इजी है भाई। देखो, एंड्रोजन जो होता है ये कैसा होता है? लाइक एज आ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, लाइक एज अ टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन। भाई ये क्या करता है? मर्द के अंदर मसल बल्क, मसल बल्क लेकर आता है। ठीक है, अच्छा, बोन मास लेकर आता है। अच्छा, उसकी लो पिच रखता है, आवाज भारी हो। मर्दे उसकी आवाज भारी। उसकी मिस्थेचिस, बियर्ड, दाढ़ी मूछे वगैरह लेकर आता है। ठीक है, उसकी हाइट क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, और उसके अंदर काफी चीजें, उसके बोन क्या होती हैं? फीमेल के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसका चेस्ट रीजन क्या होता है? ब्रॉड होता है। नीचे से वो क्या होता है? थिन होता है। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है? एंड्रोजन की याद रखनी है। अब देखें, एड्रीनल ग्लैंड किधर मौजूद है? किडनी के ऊपर। किडनी मेल फीमेल दोनों के अंदर है, या मर्दों के अंदर है गुर्दे? फीमेल के अंदर नहीं है। तो फीमेल के अंदर भी एंड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, लेकिन ये कम रिलीज होता है। क्या होता है? कम रिलीज। अगर एंड्रोजन फीमेल के अंदर ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, भाई फीमेल के अंदर, ये तो हो गई मेल की कैटेगरी। अगर मैं बात करूं फीमेल की, और फीमेल के अंदर ये एंड्रोजन जो है अगर ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाएगी, तो फीमेल को भी दाढ़ी और मूछें आना शुरू हो जाएंगी। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? मेस्क्यूलुनाइजेशन। मेस्क्यूलुनाइजेशन।
मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और ये एंड्रोजन कब बढ़ता है? इन द डिजीज ऑफ पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, फीमेल की ओवरी के अंदर गोलियां सी बन जाती हैं, जिसकी वजह से पीसीओएस हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसकी वजह से एंड्रोजन बढ़ जाता है और फीमेल के अंदर दाढ़ी मूछें आ जाती है, मेस्कुलिनाइजेशन आ जाती है, मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो ये बात आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है। इसके बाद हमारा आ जाता है एड्रीनल मेड्यूला। ये तो हो गया एड्रीनल कोर्टेक्स हो गया। इसके बाद हम आते हैं एड्रीनल मेड्यूला के ऊपर। देखें इधर भाई, हमारे पास दूसरा हार्मोन कौन सा है? एड्रीनल। दूसरा ग्लैंड, जो देखे ना, मैंने आपको पढ़ाया था, ये कितनी है, एक मिसाल है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाहर वाला जो है वो क्या है? एड्रीनल कोर्टेक्स। इनर वाला क्या है? एड्रीनल मेड्यूला। इसकी बात हो रही है। बाहर वाला जो है एड्रीनल कोर्टेक्स, इनर वाला एड्रीनल मेड्यूला, और पूरे को क्या कहेंगे? एड्रीनल ग्लैंड। अब क्या होता है कि इस एड्रीनल मेड्यूला में से क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रीनलिन। एड्रीनालिन। और दूसरा कौन सा होता है? नॉर एड्रीनालिन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं हम इसे? एपिनेफ्रिन। और इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन। अच्छा, ये किसके कंट्रोल में होते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स तो कंट्रोल में था बच्चे, किसके? हमारे हाइपोथैलेमस के। ये किसके कंट्रोल में होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ये भी हम डिटेल के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है, नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो पेज के ऊपर पढ़ाया हुआ है। मैं आपको बोर्ड के ऊपर भी इंशाल्लाह नर्वस सिस्टम का एक लेक्चर बना के दे दूंगा, नर्व इंपल्स में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में क्या होता है? एड्रीनल मेडुला, जिसमें से एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इन दोनों को एक ही कहते हैं, ये एक ही चीज है। ये दोनों एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, एक ही चीज है। ये रिलीज होते हैं। ये कब रिलीज होते हैं? जब कौन सी कंडीशन होती है? इमरजेंसी की। जब कौन सी कंडीशन होती है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, डू और डाई वाली कंडीशन। डू और डाई वाली कंडीशन, करो या मरो। ठीक है, ये वाली कंडीशन के अंदर ये काम होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? सिंपैथेटिक, अचानक मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। भाई आप क्या कर रहे थे? कार चला रहे थे, एक मिसाल है, आगे एकदम एक बच्चा आ जाता है। वो कौन सी कंडीशन है? इमरजेंसी वाली कंडीशन है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, डू और डाई वाली कंडीशन है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन है। उस वक्त कौन काम आएगा? कौन एकदम स्टिमुलेट होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसके पास जाएगा? एड्रीनल मेडुला के पास, जिसमें से क्या रिलीज होंगी? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ये क्या होते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इन्हें हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है, ये कौन से हार्मोन है? इमरजेंसी हार्मोन। अब क्या होगा कि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जैसे ही आते हैं, ये करते क्या है? भाई देखो, इंसान का ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। भाई फीमेल की मिसाल ले लेते हैं। भाई फीमेल के पीछे कुत्ता लग गया। क्या लग गया? फीमेल के पीछे कुत्ता लग गया, तो फीमेल की हालत क्या होगी? ये भी तो उसके लिए तो इमरजेंसी वाली कंडीशन है ना, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लड़कों की बात नहीं कर रहा, लड़के नहीं डरते। ठीक है, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? फीमेल का कुत्ता लग गया तो उसकी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? हार्ट बीट बढ़ जाएगी। उसकी ब्रीथिंग बढ़ जाएगी। अच्छा, ये चीजें तो समझ आती हैं। उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है मैं समझाता हूँ। ग्लूकोज लेवल बढ़ गया उसको। अच्छा, उसके ब्लड जो है वो, ब्लड प्रेशर तो बढ़ा, लेकिन ब्लड किस तरफ जाएगा ज्यादातर? उसके मसल्स की तरफ। अच्छा, क्या उसके इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा क्या मसल? ब्लड नहीं, क्यों नहीं जाएगा मैं समझाता हूँ। अच्छा, उसकी डाइजेशन होगी? नहीं बच्चे, डाइजेशन नहीं होगी। अच्छा, पीपुल ऑफ आई क्या हो जाएगा? ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रॉड, ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से लैट जाए और उसे अच्छी तरह से नजर आए, अच्छी तरह से नजर आए उसे। ठीक है, तो अभी देखें ग्लूकोज क्यों बढ़ता है। देखें, जैसे ही ब्रीथिंग बढ़ेगी, ग्लूकोज बढ़ेगा। ग्लूकोज बढ़ना शुरू करेगा। कौन शुरू करवाएगा? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ग्लूकोज बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो ये किसके अंदर टूटेगा?
ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, जिसके अंदर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और तीसरी चीज कौन सी बनती है? भाई कुत्ता पड़ गया पीछे, तो आप मुझे बताओ, भागेगी ना लड़की? भागेगी लड़की तो उसके अंदर उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तो एटीपी यहां से मिलेंगे। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अब एक तरफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है और दूसरी तरफ बॉडी डाइजेशन करेगी क्या? नहीं, कुछ और भी काम है बॉडी को। ब्लड मसल्स की तरफ जाएगा, भागना किससे? टांगों से और पैरों, किससे? टांगों से और पैरों से भागना है, तो ज्यादातर ब्लड किस तरफ जाता है? मसल्स की तरफ। ठीक है, हाथों के मसल्स की तरफ, अगर लड़ना है तो हाथों की मसल्स की तरफ, तो इंटेस्टाइन की तरफ ब्लड नहीं जाता, ताकि उधर कोई डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस वगैरह ना हो। पीपल ऑफ आई ब्रॉड होती है, ताकि उसे सही तरह से नजर आए। तो ये क्या होती है? इमरजेंसी कंडीशन। अच्छा, एक और, ये तो मजाक वाली बात होगी, इमरजेंसी कंडीशन जैसे कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, दिल एकदम बंद हो जाए, तो उसके अंदर ये क्या लगाते हैं? एड्रेनालिन लगाते हैं, ताकि उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाए? एकदम क्या करे? शूट करे। अच्छा, एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, इसे क्या बोलते हैं हम? ये एलर्जी रिएक्शन होते हैं ना, उसके अंदर दिया जाता है, क्योंकि सांस उसके अंदर क्या हो जाती है? मरीज की बंद हो जाती है उसके अंदर, ताकि उसका ब्लड प्रेशर वगैरह क्या हो जाए? बढ़ना शुरू हो जाए, उसकी हार्ट बीट बढ़े, दिल धड़कना स्टार्ट हो। तीसरा, एजमा अटैक के अंदर, एजमा अटैक के अंदर भी क्या होता है कि इंसान को क्या होती है? सांस की बीमारी हो जाती है, उसका मीन्स के क्या होती है? ट्रेकिया वगैरह क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, बारीक हो जाती है। तो उसके अंदर भी ये देते हैं, ताकि उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट मेंटेन रहे, जब तक कोई दवाई वगैरह ट्रीटमेंट नहीं होती, ताकि उसे सांस वगैरह है, दिल वगैरह उसका धड़कता रहे। ये हमारे पास क्या हो गया? एड्रीनल ग्लैंड पूरा हो चुका है। इससे आगे हम पढ़ते हैं अभी। तो आगे चलते हैं। आगे बहुत इजी है, बाकी खत्म हो गया तकरीबन। आगे हमारे पास क्या है? एक है थाइमस ग्लैंड। देखो इधर, थाइमस ग्लैंड किधर मौजूद होता है? भाई फ्रंट ऑफ ट्रेकिया के ऊपर, फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। और ये किसके नीचे होता है? याद रख लो, थायराइड ग्लैंड के क्या होता है? नीचे होता है, ये बात याद रखनी है। अब ये थाइमस ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? थाइमस हार्मोन वगैरह, ठीक है, रिलीज करते हैं। ये करेंगे क्या? मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये थाइमस ग्लैंड किधर से बनना स्टार्ट होता है, कब तक बनता है? भाई देखो, जब बच्चा क्या होता है? चाइल्ड, चाइल्ड के बाद क्या आती है उसमें? एडोलिसेंस, नौजवानी, फिर क्या बनता है? एडल्ट, फिर क्या बनता है? एल्डर, ऐसे ही होता है। अभी इसके अंदर ये थाइमस ग्लैंड बहुत ज्यादा होता है, एडोलिसेंस में थोड़ा सा कम, एडल्ट में भी थोड़ा सा कम, और एल्डर में ये बिल्कुल भी नहीं होता। अब ये फंक्शन क्या करता है, मैं समझाता हूँ ये क्यों होता है और कैसे हो रहा है ये प्रोसेस। देखो, ये थाइमस ग्लैंड स्कूल है किसका? डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल का। मैं समझाता हूँ होता हो क्या रहा है। मैं देखो, वैसे तो इसके फंक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर बुक में जितना लिखा हुआ है उतना हम पढ़ेंगे। भाई हमारे पास डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। इसके अंदर ये हमारे पास क्या होता है? ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट। ये हमारे पास कौन सा होता है? दूसरा, अग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलो मीन्स इसके अंदर क्या होंगे? ग्रेन्स, दानेदार सेल होगा। साइट मीन्स क्या होता है? सेल। मीन्स क्या होता है? जब भी आ जाए बायो के अंदर विदाउट, ग्रेन्यूलो मीन्स इसके अंदर ग्रेन नहीं होंगे दाने के अंदर, साइट मीन्स क्या होता है? सेल। अब ये जो ग्रेन्यूलोसाइट होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये कैसा होता है? पॉलीमार्फ न्यूक्लियर। ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप एमडी कैड के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सारी चीजें पहले से पता होंगी। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसका न्यूक्लियस एक शेप का होता है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर। पोली मीन्स क्या होते हैं? मेनी। मार्फ, मार्फ मीन्स क्या होता है? शेप, मार्फोलॉजी आपने पढ़ा। न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस एक शेप का होता है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? न्यूट्रोफिल, इसके अंदर दूसरा कौन सा आ जाता है? इयोजिनोफिल। तीसरा कौन सा आ जाता है हमारे पास? बेजोफिल। इसके अंदर हमारे पास कौन से आ जाते हैं? याद रख लेना,
मोनोसाइट, और दूसरा कौन सा आ जाता है, लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखें इधर बच्चे, देखो इधर, ये जो लिम्फोसाइट होता है ना, हमने इधर आना है। एक इसमें सेल होते हैं बी सेल, एक होते हैं टी सेल, आगे अपनी जगह पे। लेकिन इससे पहले इसको याद कैसे किया भाई, देखो ग्रेन्युलोसाइट, पॉलीमार्फ न्यूक्लियर, ग्रेन्युलोसाइट, पॉलीमार्फ न्यूक्लियर, इसके अंदर कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इसके अंदर अग्रेन्युलोसाइट को मैं ए जी लिख सकता हूँ, ठीक है लिख दिया। मोनोन्यूक्लियर, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। भाई देखो, इसको कैसे याद रखना है, जी से ग्रैंड, पी से पा, ग्रैंड पा, नहीं एक्स्ट्रा बोलो। इसको कैसे याद रखना है, अग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट, मोनोन्यूक्लियर, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ए जी जो अपनी तरफ से लगा लो, मांगना है मांग लो। इतनी सी बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ये मजाक की हद तक हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसको याद रखने का तरीका याद कर रहे हैं। ठीक है, और भी आगे एक दो चीजें मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। ठीक है, जैसे पढ़ाते वक्त बता रहा होता हूँ तो बता देता हूँ मैं। देखो, न्यूट्रोफिल और हमारे पास मोनोसाइट, ये क्या करते हैं, दोनों फेगोसाइटोसिस करते हैं, फेगोसाइटोसिस। अभी देखो एक मिसाल, ये मैंने क्या कहा, ए जी जो मांगना है मांग लो, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। इसके बाद गुस्सा आ गया भाई, लड़कों लड़कियों को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। मैंने क्या कहा, नहीं न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, नहीं मुझसे फेगोसाइटोसिस पढ़, नहीं मुझसे पढ़ो, जाओ जान छोड़ो। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगो मींस क्या होती है, ईटिंग, साइटोसिस मींस सेल, ईटिंग प्रोसेस करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। बाकी जो लिम्फोसाइट, भाई दूसरे कौन से हैं हमारे पास, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन और हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, इनके अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फर्दर हम इसको ब्लड ग्रुप वगैरह के अंदर पढ़ेंगे, ब्लड के अंदर जब ब्लड समझाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा। अच्छा, बात आ रही थी टी सेल के ऊपर। देखो, बी सेल जो होता है ना, बी सेल, ये बी सेल ये वाला बनता भी किसके अंदर है, बोन मेरो के अंदर है। ये भी मैं एक आपको बात बताता चलूं, बनता भी बोन मेरो के अंदर है, रहता भी बोन मेरो के अंदर है। ठीक है, लेकिन टी सेल बनता तो बोन मेरो के अंदर है, ठीक है, लेकिन ये जब बच्चा होता है बोन मेरो के अंदर है, लेकिन जब ये बड़ा होता है, जब ये क्या होता है, बड़ा होने की तरफ आता है, तो ये किसकी तरफ जाता है, थाइमस ग्लैंड की तरफ। किसकी तरफ जा रहा होता है बच्चे, ये किसकी तरफ जाता है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या है इसके लिए, टी सेल के लिए स्कूल है। थाइमस ग्लैंड इसको ट्रेनिंग देता है, शिक्षा देता है, ताकि ये क्या कर सके, दूसरे सेलों से लड़ सके, बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ सके। इतना सा आपने फंक्शन इसका याद रखना है। इसको किसमें कन्वर्ट करवाते हैं, सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस करवाता है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के सेल मीन्स के बन रहे होते हैं, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल और साइटोक्सिक टी सेल। साइटोक्सिक टी सेल के अंदर इसको क्या करवा रहा होता है, कन्वर्ट करवा रहा होता है। ये बात आपने क्या करनी है, थाइमस ग्लैंड के बारे में याद रखनी है। और कोई चीजें याद रखें ना रखें, लेकिन इतनी बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। इस तरफ आते हैं पाइनियल ग्लैंड, इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक होगा गोनाड्स। ठीक है, इसको पढ़ के हम क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। बाकी 5 मिनट का ही है बस। इसके बाद हमारा कौन सा ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड। भाई ये पी साइज होता है, बहुत छोटा होता है, शेप इसकी बहुत छोटी होती है, पी साइज होता है। ये किधर मौजूद होता है, ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये होता क्या है, सिर्केडियन रिथम या बायोलॉजिकल रिथम, रिथम के अंदर ये क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। ठीक है, या बायोलॉजिकल क्लॉक। भाई मैं आपको इसकी बात समझाता हूँ। भाई आप सुबह 5 बजे डेली उठते हैं, हफ्ता उठे, 15 दिन, 20 दिन उठे, 21वें दिन आप खुद ब खुद उठेंगे, कौन उठाएगा, पाइनियल ग्लैंड। आपको कोई भी जो आदतें वो किसके अंदर स्टोर होती हैं, पाइनियल ग्लैंड के अंदर। ठीक है, अच्छा एक बात ये, और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये क्या रिलीज करता है, मेलाटोनिन, रात के वक्त। मेलाटोनिन किस वक्त, ज्यादातर किस वक्त रिलीज होता है, नाइट के अंदर। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, नाइट के अंदर। और ये क्या कर रहा होता है, इंसान के देखने की जो हिस्स होती है उसको क्या कर रहा होता है, थोड़ा सा
इंक्रीज कर रहा होता है, फोकस करने की हिस्स को क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। इसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो पाइनियल ग्लैंड है, ये डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। अब ये गोनाड्स क्या होते हैं, एक इसमें टेस्टिस और दूसरे ओवरीज, इनकी डेवलपमेंट ये करवा रहा होता है, ठीक है। ये पाइनियल ग्लैंड, इतना सा आपने इसके बारे में क्या करना है, जहन के अंदर रखना है। तो हम आ जाते हैं गोनाड्स के ऊपर, आखिरी जो हमारा टॉपिक है गोनाड्स। गोनाड्स के अंदर नंबर 1 क्या आ जाता है, टेस्टिस। भाई क्या आ जाते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस होते कैसे हैं? भाई ओवल शेप। पैदाइश से पहले मेल के अंदर ये किधर होते हैं, एब्डोमिनल रीजन के अंदर होते हैं। पैदाइश जब होती है तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये किधर आ जाते हैं, स्क्रोटम, एक पाउच होता है जिसके अंदर ये दोनों टेस्टिस वगैरह उसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर से क्या मींस के क्या रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और इधर से क्या रिलीज होते हैं, स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन किधर रिलीज करता है, ब्लड के अंदर। तो ये इसका कौन सा सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और ये स्पर्म जो रिलीज करता है, ये किसके अंदर रिलीज करता है, ट्यूब्स के अंदर रिलीज करता है। किसके अंदर, ट्यूब्स के अंदर रिलीज करता है। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि टेस्टिस जो होते हैं स्क्रोटम के अंदर होते हैं। टेस्टिस के ऊपर अपर लेयर लेबिया मेजोरा, अंदर वाली लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं 250। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात करूं तो उससे 1 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, सर्टोली सेल, जिधर क्या बनते हैं, स्पर्म। स्पर्म बन के इधर से क्या होते हैं, आउट होते हैं। क्या हम उन्हें बोलते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई से। ट्यूबुलर रेक्टाई से किधर जाते हैं, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से जाते हैं वासा एफ्रेंशिया के पास। इसके बाद किधर जाते हैं, एपिडिडाइडामिस के पास। उसके बाद जाते हैं वास डिफरेंस, फिर एम्प्यूला आता है किसका, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के। इसके हमारे पास क्या बता रहा था मैं आपको कि हमारे वास डिफरेंस के एम्प्यूला से सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की क्या मिलती है, डक्ट मिलती है, जिससे इजेक्युलेटरी डक्ट बनती है। इजेक्युलेटरी डक्ट, डक्ट के बाद क्या बनती है, यूरेथ्रा बनती है, ठीक है। खैर मैं आपको बताता हूँ, भाई ये स्पर्म किसके अंदर जाते हैं, डक्ट सिस्टम के अंदर जाते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, मसल बल्क देते हैं, बोन मास को स्ट्रेंथ देते हैं। मर्द के अंदर माउथ, मूछें और दाढ़ी लेकर आते हैं, मर्द मर्द लगे उसकी लो पिच रखते हैं, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन का क्या है, काम है, ठीक है। और गोनाड्स के ऊपर कौन से हार्मोन काम करते हैं, याद रख लो, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर आता है, गोनाड्स के ऊपर, ठीक है। गोनाड्स के ऊपर, सॉरी, ये आता है हाइपोथैलेमस से, किधर जाएगा, पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होते हैं, FSH एंड LH, ठीक है। ये FSH और LH गोनाड्स टेस्टिस वगैरह के ऊपर आते हैं, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया हुआ है, ठीक है। कौन से टॉपिक के अंदर, शुरू वाले टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको पहले ही ये चीजें समझा दी हैं। फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा कौन सा होता है, गोनाड्स के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं, फीमेल के हार्मोन होते हैं, ठीक है। आगे आप क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसको डिटेल के अंदर देखना है तो फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं।